पुष्पा 2 मूवी की रिलीज डेट अभी बस कुछ ही दिन दूर है, लेकिन अगर आपके पास भी इतना समय नहीं है कि पहले पुष्पा की फर्स्ट मूवी देखे फिर उसके बाद सेकंड मूवी देखे, तो डोंट वरी, एटलीस्ट ये वाले वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे टू नो बिफोर वॉचिंग पुष्पा 2। तो शुरुआत करते हैं हमारे रिकैप के साथ। पुष्पा की कहानी इंडिया में नहीं बल्कि जापान में शुरू होती है। जापान के शादियों में एक ऐसा रिवाज होता है कि जहाँ पे ग्रूम अपने ब्राइड को काफी महंगे से तोहफे देता है, और इन तोहफे में से ये एक गिटार जैसी दिखने वाली चीज भी होती है। अब ये जो गिटार जैसी दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट है ये बना है रेड सैंडलवुड से। ये लकड़ी इतनी ज्यादा रेयर है कि सिर्फ ये इंडिया में ही मिलती है, इंडिया में भी सिर्फ शेरचलम फॉरेस्ट में ही मिलती है, और इसी की वजह से इसका जो रेट होता है वो काफी हाई होता है जापान में। तो इस मूवी में हम जो सारे स्मगलिंग के चीजें देखते हैं तो वो इसी चीज के लिए करी जाती है। अब जापान में ये लकड़ी सीधे इंडिया से नहीं आती है, पहले ये चेन्नई के पोर्ट से शंघाई के पोर्ट में जाती है, यानी कि चाइना के पोर्ट में जाती है, और फिर वहां से जापान के पोर्ट में जाती है। अब ये चीजें समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी स्मगलिंग जो चल रही है पूरी मूवी में वो जापान के लिए ही चल रही है। अब ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन था अबाउट द जापानीज पीपल, अबाउट चाइना और अबाउट चेन्नई, तो ये सारा पहले मूवी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेकेंड मूवी में। उसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा एक छोटे से नॉर्मल से मिल में दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन उसे वहां पे इज्जत नहीं मिलती। तो पुष्पा क्या करता है, पुष्पा उसकी नौकरी ऑफ कोर्स छोड़ देता है, और उसके पीछे पीछे केशव नाम का आदमी भी आ जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद पुष्पा के घर पे सुबह सुबह एक आदमी आता है जो उनका लैंडलॉर्ड होता है, और जो उससे पैसे मांगता है, लेकिन उसके मम्मी की इज्जत नहीं करता। उसके अगले ही दिन पुष्पा उसकी भैंस को बेच के पैसे कमाता है, और जो कर्जा था वो चुका देता है। लेकिन यहाँ पे पुष्पा उस आदमी को उन सारे लोगों के सामने अपोलोजाइज करने को बोलता है जो उसके पहले के दिन वहां पे मौजूद थे। बेसिकली पुष्पा यहाँ पे एस्टैब्लिश करता है कि कैसे उसके लिए इज्जत ही सब कुछ है। आगे हम देखते हैं कि पुष्पा नई नौकरी के तलाश में जाता है, और उसे एक नई नौकरी मिल भी जाती है जो होती है रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग में हाथ बटाना। अब यहीं से पुष्पा के राइज की कहानी शुरू होती है। पुष्पा यहाँ पे ये काफी जोखिम वाला काम लेता है, लेकिन यहाँ पे एक दिन रेड पड़ जाती है डीएसपी की। लेकिन यहाँ पे पुष्पा अपनी शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके जो भी सारी लकड़ी होती है सैंडलवुड की उसको छुपा देता है, और डीएसपी के साथ एक अच्छा खासा कन्वर्सेशन करता है, जहाँ पे फिर से वो एस्टैब्लिश करता है कि वो कोई एरा गैरा नहीं है, वो पुष्पा है। जहाँ पे डीएसपी के पास तो कोई सबूत होता नहीं है, इसलिए डीएसपी वहां से चला जाता है। लेकिन तब हमें पता चलता है कि पुष्पा ने सारी लकड़ियां पेड़ों के ऊपर छुपा दी थी। इसके वजह से वो बाकी लेबर्स के बीच में अपने एक लीडर का ओहदा बना लेता है, और यही मोमेंट पे केशव को पता चलता है कि अगर वो पुष्पा के साथ आ जाएगा तो उसका भलाई होगी, इसलिए वो भी पुष्पा के साथ जुड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद डीएसपी फिर से रिटर्न करता है रेड मारने के लिए, लेकिन इस बार पुष्पा खुद ही पत्थर फेंक के लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन इन सब के बीच में फिर से एक बार अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके पुष्पा सारा माल फिर से छुपा लेता है, लेकिन इस बार डीएसपी उसे पकड़ लेता है, और रात भर उसे काफी मार पड़ती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पुष्पा बिल्कुल भी बताता नहीं है कि माल कहाँ है और माल किसका है, और उसकी इसी लॉयल्टी और बहादुरी को रिवॉर्ड करने के लिए आते हैं उसके मालिक। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है हमारे रेड्डी ब्रदर्स के बारे में। रेड्डी ब्रदर्स 3 ब्रदर्स होते हैं। सबसे छोटा होता है जॉली रेड्डी जो परवट होता है, उसके बाद उससे बड़ा होता है जक्का रेड्डी जो सबसे चतुर होता है, और फिर उससे बड़ा होता है कोंडा रेड्डी जो इन सारे रेड्डी ब्रदर्स का जो बिजनेस है वो संभालता है, सबसे खतरनाक होता है। यहाँ पे पुष्पा उनसे डिमांड करता है कि वो उसके माल के बदले 5 लाख रुपए लेगा, और उसे पुलिस स्टेशन से बेल भी चाहिए होती है। यहाँ पे जॉली रेड्डी बिल्कुल भी पुष्पा की इज्जत नहीं करता है, जिसका खामियाजा वो बाद में डेफिनेटली भुगतता ही है। लेकिन एनीवेज पुष्पा यहाँ पे उन दोनों का ही दिल जीत लेता है, और यहाँ पे एक और मोमेंट आता है जो एस्टैब्लिश करता है कि पुष्पा के लिए इज्जत कितनी ज्यादा होती है। उसे जो भी 5 लाख रुपए मिलते हैं वो उससे गाड़ी खरीद लेता है। उसके बाद कोंडा रेड्डी सारे जितने भी उसके लोग होते हैं उनको बुलाता है, जिसमें पुष्पा भी शामिल होता है। यहाँ पे कोंडा रेड्डी सबको मारता है क्योंकि उसका माल पकड़ा हुआ गया है। पुष्पा बीच में इंटरफेयर करके एक प्लान प्रपोज करता है, जिसमें उसका प्लान ऐसा होता है कि जो भी सारे दूध के ट्रक होंगे उनको हम मॉडिफाई करेंगे, और उसके जरिए स्मगलिंग का काम हमारा पूरा करेंगे, जिसके वजह से कोंडा रेड्डी सच में काफी इंप्रेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। यहाँ पे कोंडा रेड्डी उसे 5 लाख रुपए कमीशन देता है, 1 करोड़ पे 5 लाख रुपए कमीशन देता है। लेकिन पुष्पा यहाँ पे कहता है कि नहीं, 5 लाख नहीं, मैं 4% लूंगा। अब इस मोमेंट पे कोंडा रेड्डी को लगता है कि ये तो अपना 1 लाख का नुकसान कर रहा है, लेकिन जल्दी हमें ऐसा पता चलता है कि पुष्पा एक्चुअली पार्टनर बन चुका है,
और उसे बस उसके लिए काम नहीं करना था लेकिन उसका पार्टनर बनना था, इसलिए वो 1 लाख रुपए कम लेता है लेकिन 4% कमीशन लेके इनडायरेक्टली पार्टनर बन जाता है। और ऑब्वियसली पुष्पा को लगता है कि अभी वो कोंडा रेड्डी के लेवल पे है बिकॉज दे आर पार्टनर्स। उसके बाद हमारी कहानी थोड़ी सी रोमांटिक मोड में शिफ्ट हो जाती है क्योंकि वहां पे एंट्री होती है श्रीवल्ली की। अब इन सब के बीच में डीएसपी रेड्डी के एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे डबल एजेंट बनाता है, जिसकी वजह से उसे काफी इंपॉर्टेंट न्यूज पता चलती है और वो ऐसी होती है कि जो सिंडिकेट का बॉस होता है सिरनू, तो वो उसका माल छुपाने वाला होता है कोंडा रेड्डी के एक गोडाउन पे, जो कि बहुत बड़ा माल होता है, 250 करोड़ का माल होता है। और ये जो सिरनू आदमी होता है तो इसको ही सारे लोग जो है कोंडा रेड्डी जैसे वो उनका माल बेचते हैं। फिर सिरनू बाकी के 15 चेक पॉइंट से उसका माल लेके जाता है और चेन्नई के पोर्ट पे पहुंचाता है। बेसिकली वो पूरा सिंडिकेट का किंग होता है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है जॉली रेड्डी की। जॉली रेड्डी जैसे मैंने पहले बोला कि काफी परवर्ट होता है, तो इसी के चक्कर में जिस दिन डीएसपी रेड मारने वाला होता है तो उसके एक रात पहले वो सारा माल उन्हें गोडाउन में डालना होता है, लेकिन गोडाउन को जॉली रेड्डी खुद इस्तेमाल करता है, जिसका वजह से माल अंदर नहीं जा पाता है। इसकी खबर अगले दिन मिलती है पुष्पा को, जहाँ पे पुष्पा जॉली रेड्डी से झगड़े कर लेता है, लेकिन उन्हें तब पता चलता है कि डीएसपी अभी वहां पे आ रहा है, जिसकी वजह से पुष्पा एक और बार अपना शातिर दिमाग और कॉन्फिडेंस के चलते सारा माल को फिर से बचा लेता है। और ये सब देख के जो पूरे सिंडिकेट का किंग है हमारे सिरनू साहब, तो वो हो जाते हैं काफी इम्प्रेस, जिसकी वजह से वो एक बड़ी सी पार्टी थ्रो करते हैं। लेकिन इस पार्टी में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें होते हैं। यहाँ पे पुष्पा को पता चलता है कि सिरनू कोंडा रेड्डी को येड़ा बना रहा है, क्योंकि कोंडा रेड्डी को वो जितना कम कट दे रहा है उससे बहुत ही ज्यादा कट वो बाकी लोगों को दे रहा होता है, जिसकी वजह से पुष्पा एक और प्लान प्रपोज करता है कोंडा रेड्डी के पास। वो बोलता है कोंडा रेड्डी को कि तुम जाके सिरनू से उनका कट, उनका परसेंटेज ज्यादा मांगो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गेम करने की कोशिश करता है कोंडा रेड्डी। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीवल्ली के घर पे पुष्पा अपना रिश्ता लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे पुष्पा की आइडेंटिटी बीच में आ जाती है। पुष्पा के जो हाफ ब्रदर्स होते हैं मोलेट्टी फैमिली वाले, तो वो आके बताते हैं कि ये हमारा भाई नहीं है, इसके कोई पापा है नहीं वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से शादी टूट सी जाती है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके वजह से हिम्मत मिलती है पुष्पा को कि वो सीधा जाके सिरनू से टक्कर लेता है। अगले दिन वो सिरनू जो कि सिंडिकेट का किंग है उसके घर पे जाता है और बात करता है कि उसे ज्यादा कट चाहिए। इतना ही नहीं, लेकिन ये सीन इतना पावरफुल होता है कि यहाँ पे पुष्पा बिना झिझक के सिरनू का फोन लेके सिरनू के फोन से ही मुरुगन को कॉल करता है और मुरुगन से बात करता है कि वो उनसे डायरेक्टली डील करना चाहता है। उसके बाद होता है इंटरवल के बाद हम इसी सीन को कंटिन्यू होता हुआ देखते हैं, जहाँ पे मुरुगन के पास पूरा माल लेके जाता है पुष्पा और वहां पे वो फिर से डील बना लेता है। अब यहाँ पे ये डील के जो डिटेल्स है ये काफी थोड़े पॉलिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुष्पा बोलता है कि वो कोंडा रेड्डी का आदमी है और बेसिकली कोंडा रेड्डी को आगे ढकल देता है। लेकिन वो उसी मोमेंट पे कोंडा रेड्डी से फिर से डील कर लेता है और कहता है कि 50-50 डील होगी अभी, जहाँ पे कोंडा रेड्डी के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, इसलिए वो उस डील के लिए एग्री हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉली रेड्डी एक बुजुर्ग आदमी को मारता है और वो आदमी होता है श्रीवल्ली के पापा। और बेसिकली श्रीवल्ली के पापा ने पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दे दी होती है उनके गोडाउन के बारे में। लेकिन याद है हमने पहले एस्टेब्लिश किया था कि जॉली रेड्डी को भी श्रीवल्ली पसंद है। लेकिन यहाँ पे जब जॉली को पता चलता है कि ये श्रीवल्ली के पापा है, तब उसे याद आता है कि अरे उसे भी तो श्रीवल्ली पसंद है। तो इसलिए वो श्रीवल्ली के सामने एक ऑफर रखता है और वो ऑफर ऐसे होती है कि शी हैज टू स्लीप विद हिम, जिसके बाद वो उसके पापा को रिलीज कर देगा। इसके बीच में श्रीवल्ली जाती है पुष्पा के पास, पुष्पा को उसके सारे फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है और फिर पुष्पा जाता है जॉली रेड्डी के पास और उसे बहुत मारता है। उसके पापा को छुटा लेता है, उससे बहुत मारता है। लेकिन वहाँ पे एक डील होती है कि जॉली किसी को बताएगा नहीं कि पुष्पा ने उसे मारा है। ये दोनों के बीच में फाइट है और ये फेस टू फेस लड़ेंगे और ये फाइट हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगी बाय द वे। लेकिन उसके कुछ समय बाद कोंडा रेड्डी को पता चल जाता है कि ये पुष्पा ने ही करा था, पुष्पा ने ही जॉली रेड्डी को मारा था। इसके वजह से हम आगे देखते हैं कि पुष्पा को मारने के लिए कोंडा रेड्डी प्लान करता है, लेकिन उसी मोमेंट पे आ जाता है सिरनू के लोग। सिरनू के लोग सीधा कोंडा रेड्डी को मारते हैं, पुष्पा को भी मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स पुष्पा सिरनू के लोगों को भी मार देता है। लेकिन यहाँ पे वो कोंडा रेड्डी का जो मिडिल ब्रदर होता है उसको बचा लेता है, जिसका नाम होता है जक्का रेड्डी। यहाँ पे वो बात करता है कि हमारे बीच में कितनी भी ज्यादा डिफरेंसेस हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर पार्टनर्स। अब इस सब के चलते जो एमएलए होता है वो कोंडा रेड्डी के फ्यूनरल पे सारे सिंडिकेट मेंबर्स को इकट्ठा करता है और यहाँ पे पुष्पा पोल खोल देता है सिरनू की कि वो कैसे लोगों को काफी कम कट दे रहा है और यहाँ पे डिमांड करता है पुष्पा कि उसे बनाया जाए सिंडिकेट का किंग और सब लोग उसे एग्री कर लेते हैं।
इसके बाद पुष्पा का ट्रूली राइज हो जाता है, उसके पास श्रीवल्ली भी होती है, उसके पास पैसा भी होता है, इज्जत भी होती है, लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है फहद फासिल के कैरेक्टर की, भंवर सिंह शेखावत। भंवर सिंह शेखावत जैसे ही आता है उसका काफी रुतबा बना देता है और पुष्पा उसके पुलिस स्टेशन जाता है उसे उसके शादी का कार्ड देने और उसे उसका कट भी देने। लेकिन यहाँ पे भानवर सिंह पुष्पा को ह्यूमिलिएट करता है, ब्रांड के बारे में बात करता है, उसके सरनेम के बारे में बात करता है कि कैसे उसके फादर है नहीं, कि कैसे वो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करता है और बेसिकली इज्जत निकाल देता है पुष्पा की। पुष्पा ये चीज़ें याद रखता है और आगे जाने के बाद जब उसकी शादी का दिन होता है तब हमें बड़ा सा क्लाइमैक्स देखने को मिलता है, जहाँ पे ये पूरा बड़ा सा कन्फ्रंटेशन सीन हम देखते हैं पुष्पा और शेखावत के कैरेक्टर के बीच में, जहाँ पे शेखावत के कैरेक्टर को पुष्पा पूरी तरीके से नंगा करके भेज देता है और फिर इसके बाद पुष्पा जाके खुद शादी कर लेता है और यहाँ पे पुष्पा की पहली मूवी खत्म हो जाती है। अब पुष्पा के दूसरे मूवी में हमारे पास कौन से विलन है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जॉली रेड्डी है, क्योंकि जॉली रेड्डी को भी पुष्पा को मारने का है। फिर उसके बाद शेखावत हमारा पुलिस ऑफिसर, ऑब्वियसली वो है ही, लेकिन यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जिनके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं करी और वो है सिरनू की वाइफ। सिरनू के वाइफ के भाई को भी पुष्पा ने मार दिया था, इसलिए सिरनू की वाइफ भी पुष्पा को मारने के चाह में है। लेकिन इन सब के बीच में मोलेटी जो कि पुष्पा का हाफ ब्रदर है वो भी पुष्पा से काफी जल रहा है, इसलिए वो भी शायद से पुष्पा के पीछे उसे मारने के लिए आ सकता है। तो बेसिकली एटलीस्ट 3 विलन्स या फिर 4 विलन्स हमारे पहले के मूवी से हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ऑफ कोर्स इस मूवी में बाकी और भी विलन्स आने ही वाले हैं। बाकी ये था पुष्पा के पहले मूवी का रिकैप और प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करना आपके सारे दोस्तों के साथ जिसके साथ आप पुष्पा 2 देखने को जाने वाले हो। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।